सरकम सेंटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सरकम सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सेंटर, फिर आपका सेंट्रोइड, फिर आपका सरकम सेंटर, फिर आपका ऑर्थो सेंटर, देन आपका एक्स सेंटर। ये इंपॉर्टेंट कौन है उसके नज़रिए से देखा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो सरकम सेंटर से सवाल बनते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान से सीखना है। चलिए, पहला सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो तीनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है उसको टच कर रहा हो। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया गया जिसके तीनों वर्टिसेस टच कर रहे हैं, इसे हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है, और इसमें जो उसके सेंटर से, ध्यान देना, सर्कल के सेंटर से जो साइड के ऊपर, जो साइड के ऊपर, जो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाता है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो कट पॉइंट होते हैं ना, उसी को कहा जाता है सेंटर। तो मैं ये बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जहां पे कट करते हैं वही सरकम सेंटर होता है। यहां पे लिखा गया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द साइड्स बाइसेक्टर। जो साइड्स को बाइसेक्ट, साइड दो भाग में बट गया और उसे बांटने वाला परपेंडिकुलर लाइन है होते हैं। अगर इस सेंटर को उसके वर्टिसेस से मिलाया जाए, अगर ये सेंटर को उसके वर्टिसेस से मिलाया जाए, ये आपका सरकम रेडियस होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि इस सरकम रेडियस को आगे बढ़ाओगे तो इस पे कट करेगा ही करेगा, ये अलग हो सकता है। सिर्फ एक केस में ये दोनों ओवरलैप करते हैं, दो केस में ओवरलैप करते हैं, जब वो केस ऐसा हो कि ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या फिर ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर का रेडियस का लाइन से मैच कर जाता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज है, हमने ये जान लिया कि सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है। सरकम रेडियस, इस बात को भी ध्यान रखना, इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का इक्वल डिस्टेंस होता है। वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि देयर इज ए पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल जिससे वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल है, तो वो पॉइंट हमेशा इन सेंटर होगा जिससे वर्टिसेस का डिस्टेंस तीनों इक्वल होता है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो सरकम सेंटर का पोजीशन है वो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कैसा बना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई सरकम सेंटर हमेशा अंदर ही बने, ये बाहर भी बन सकता है, ये कहीं और भी बन सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। यहां पे लिखा है सरकम सेंटर इट मे लाई, इट मे लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है। तो अभी हम लोग पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर के लिए हमने तीन फिगर बनाया है। एक फिगर है हमारा न्यून कोण त्रिभुज का, एक फिगर है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक फिगर है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ध्यान देना, देखो ये फोटो खराब बन गया, गलत बनाया गया। जिसने भी मैंने, मतलब मेरे टीममेट ने फोटो बनाया, गलत बनाया, उसको थोड़ा नॉलेज नहीं है ना, मैं दिखाता हूँ। फोटो ऐसा बनना चाहिए, फोटो ऐसा बनना चाहिए। मैं उस लाइन को मैच करा दे रहा हूँ जो लाइन उसने ड्रॉ किया है। बना नहीं पा रहा हूँ यार, कैसे बनाए? देखो कोई बात नहीं, मैं फोटो बना दूंगा। ये क्या होना चाहिए ना, ये ऐसे होना चाहिए। देखो मैं आपको इसी पे बना रहा हूँ, ये बना नहीं पाया, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सरकम सर्कल तभी सरकम सर्कल होगा ना
जब उसके तीनों के तीनों वर्टिसेस सर्कल पर होंगे, तभी तो ये सर्कम सर्कल होगा। आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट याद होगा, अगर थोड़ा सा भी सर्कल का नॉलेज रखे होंगे, सर्कल का नॉलेज रखे होंगे, छोटा सा पॉइंट याद होगा कि सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल हमेशा 90 होता है। सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल हमेशा 90 होता है। एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब मैं बोलूं कि ये मेरा लाइन डायमीटर है और ये मेरा एंगल 90 है, इट मीन्स जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो सर्कम सेंटर का पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है भैया? वो पोजीशन है एट द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस होता है जब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और आपको छोटा सा ये बात पता होगा, जो ये पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट भी है और ये सेंटर ऑफ सर्कल भी है। मतलब जो ये रेडियस है, ये रेडियस आर मीडियन भी है। तो रेडियस आर इज द शॉर्टेस्ट मीडियन, ये लिख के लाया होऊंगा जरूर, ये बार बार बताता हूं मैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि जो मेरा, अगर मैं बोल दूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो बी डी आपका रेडियस तो है ही, सर्कम रेडियस तो है ही, बी डी आपका सर्कम रेडियस तो है ही, साथ के साथ शॉर्टेस्ट मीडियन भी है, शॉर्टेस्ट मीडियन भी है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है? मेरी मम्मी फोन कर रही थी, मुझे लगा था, इसीलिए। चलो बाद में बात कर लूंगा। ये शॉर्टेस्ट मीडियन भी है, क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब देखना गेम यहीं से है। अगर मैं इस हाइपोटेनस को, जो कि डायमीटर ऑफ सर्कल भी है, थोड़ा आगे खींच दूं, थोड़ा आगे खींच दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा कुछ ऐसा। और उस केस में ये इनसाइड हो जाएगा सर्कम सेंटर, उस केस में सर्कम सेंटर इनसाइड हो जाएगा। क्योंकि जब इस बेस को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ऐसे आगे बढ़ा दूंगा कि डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? उसी पे लाई करेगा। अगर ये कुछ इस तरीके इसको आगे बढ़ाता और ये कुछ ऐसे बनता सर्कल, तो ये 90 बनता और ये इसी पे पोजीशन पे लाई करता। लेकिन हमने क्या किया? इसको नीचे की तरफ खींच दिया। तो अब मेरा ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज बन गया, और न्यून कोण त्रिभुज में जो मेरा सर्कम सेंटर है वो इनसाइड द सर्कम सेंटर है वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा। और जब मैंने इसको थोड़ा पीछे खींच दिया, एक बार दूर खींचा और एक बार इधर दूर खींचा, तो इधर दूर खींचा तो कुछ मेरा ट्रायंगल इस तरीके का फॉर्म हो गया। और उस केस में जब ये अधिक कोण त्रिभुज बना, जब ये अधिक कोण त्रिभुज बना, ये अधिक कोण त्रिभुज बना, तब जो मेरा सर्कम सेंटर है वो बाहर निकल गया। तो जब मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना, तो उस केस में सर्कम सेंटर ट्रायंगल से बाहर निकल गया। जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर रहा। और जब मेरा न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना, तो इनसाइड रहा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। सर्कम रेडियस पढ़ने से पहले थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में सीखते हैं। आ जाओ। बोला कि मेरा ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये बना है ट्रायंगल, सर्कल के अंदर बना है ये ट्रायंगल। बोलोगे जी सर एकदम मेरी बात समझ में आ रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। लेट्स अज्यूम कि ये मेरा सर्कम सेंटर है। अगर मैं इस सर्कम सेंटर को यहां से मिला दूं, यहां से मिला दूं और यहां से मिला दूं, तो तीनों मेरा क्या होगा? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तीनों के तीनों सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल होगा। बोलोगे एकदम बात सही है सर। एक बात और आपने पढ़ाई थी, ये बात पढ़ाई थी कि ये मेरी जो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये इसे दो इक्वल भाग में बांटेगा। बोलेंगे ये भी बात याद है सर, कोई समस्या की बात नहीं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। क्यों सर? ये दोनों बराबर है इसलिए। और मुझे एक छोटी सी चीज पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। और अगर मेरा ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। तो मुझे एक छोटी सी चीज जो कि सर्कल के पहले क्लास में ही पढ़ाया जाता है, ये बात पता चला कि सरकमफ्रेंस पे बने एंगल से
दोगुना होता है सेंटर पे बना एंगल, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा प्लस अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बन रहा है। तो हमें ये छोटा सा बात यहाँ से याद कर जाना है कि अगर मैं बोलूँ मेरा ट्रायंगल ABC में जो इसका सरकम सेंटर है वो O है, और तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा एंगल BAC थीटा है तो एंगल BOC 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। अगर मैं बोलूँ कि एंगल A थीटा है तो एंगल BOC 2 थीटा होगा। अगर मैं कल को बोल दूँ ये मेरा अल्फा है तो जो मेरा एंगल AOC आएगा, अगर मैं बोला एंगल B मेरा अल्फा है तो मेरा एंगल AOC जो आएगा वो 2 अल्फा आएगा, 2 अल्फा। अगर मैं बोल दूं मेरा एंगल C बीटा है, जो मेरा एंगल AOB आएगा वो 2 बीटा आएगा, 2 बीटा आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर, ये बात हमने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो मेरा सरकम रेडियस का जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है ABC इंटू 4del। ABC वहां पे साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं एंड डेल वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बोला गया है कि ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड डेल इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड R इज द सरकम रेडियस। अगर आपको प्रूफ करना है कि आता कहां से तो बहुत सिंपल इसका प्रूफ होता है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ होता है। देखो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 2 थीटा बनेगा। बोलोगे जी सर 2 थीटा बनेगा, लेकिन हमें पता है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्टर होता है। बोलोगे जी सर। और मुझे एक बात और पता है कि अगर ये दोनों बराबर है, क्योंकि रेडियस रेडियस है और ये मेरा परपेंडिकुलर भी है और साइड बाइसेक्टर भी है, तो जो ये है वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। जो ये ऐसा एंगल होगा ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा, तो ये थीटा थीटा में बढ़ जाएगा। अब मुझे एक चीज और पता है, मैंने एक चीज क्या पता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो, अगर मुझे ये साइड दे दो और ये बीच का एंगल दे दो तो मैं बोल दूंगा इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 BC साइन थीटा, 1/2 BC साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा वो 1/2 BC साइन थीटा आएगा, BC साइन थीटा आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगली बात समझना, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा तो बोलोगे सर अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं जो आपने अभी भी ब्लैकी से बनाया है, ब्लैकी जो कि दिख नहीं रहा है क्या, तो लो मैं पीला से बना देता हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं तो ये मेरा थीटा है साइन थीटा। बोलोगे जी। ये मेरा साइड क्या होगा, ये साइड हाफ ऑफ द साइड होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये A/2 हो जाएगा। और ये मेरा रेडियस है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई A/2 अपॉन R, A/2 अपॉन R, A/2R। अब मैं यहां पे पुट कर दूंगा साइन थीटा का वैल्यू, तो एरिया बराबर 1/2 इंटू BC बड़ा हो जाएगा ना, छोटी भी छोटी सी है, BC इंटू A/2R। R को यहां भेज दो, डेल को यहां ले आओ, तो R बराबर हो गया ABC 2 दूना 4 और डेल यहां आया ABC अपॉन 4del, ABC अपॉन 4del। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ सरकम सर्कल क्या होगा, बोलोगे ABC अपॉन 4del। कोई बहुत तगड़ा सब्जी फ्राई किया है, मैंने AC बंद कर दिया क्योंकि उधर से ज्यादा स्मेल आ रहा था, फटाफट से AC बंद किया, अभी भी खांसी आ ही गया, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। अब देखो सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल केस होता है। दो चीजें स्पेशल केस होगी, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का बात करूं तो यहां से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्या है सर, R है, ये भी R है, ये भी R है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो 2R के बराबर है, R + R 2R के बराबर है। तो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। ये बात यहां से भी ध्यान रख सकते हो। अब मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल बात कर नहीं रहा था, फिर भी मुझे ध्यान आ गया तो बता दिया। बात कर रहा हूं मैं भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करूं तो हमने पढ़ा क्या था, हमने जनरल ट्रायंगल का निकालने सीख लिया। जनरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, आर बराबर होता है सर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4del। अगर मैं बात करूं कि ए ये तो तीनों बराबर होगा। जब मैं बात करूंगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो इसका तीनों साइड ए की तरह काम करेगा। बोलोगे जी सर, तो ए क्यूब हो गया। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो 4 से 4 खत्म, ए स्क्वायर से ए क्यूब खत्म। जो मेरा आर का वैल्यू आया वो a/√3 आया। आपको इन रेडियस में पढ़ा रखा हूं, इन रेडियस में पढ़ा रखा हूं कि जो छोटी आर या फिर इन रेडियस आता है वो a/2√3 आता है। और ये भी पढ़ा रखा हूं साथ के साथ, अगर आपको ध्यान हो कि अगर यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये बड़ा आर होता है और इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये छोटा आर होता है। और आर को मैं 2h/3 भी लिख सकता हूं और इस आर को h/3 भी लिख सकता हूं। इस बात को भी सिखा रखा हूं, देखो लिखा हुआ है। और r प्लस आर एच के बराबर होता है। और ये भी मैं लिख सकता हूं कि जो r आता है हमेशा 2:1 आता है। समझ गए? बोलोगे जी सर एकदम समझ में आ गया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस इन रेडियस एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको पढ़ते हैं। हमने अभी भी सिखाया कि जो मेरा सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। बोलोगे जी सर, हो गया। हमने एक चीज और पढ़ा था कि जो मेरा आर होता है वो p + b - h/2 होता है। ऐसे मैंने ये पढ़ा रखा है, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, बस मैं लिख सकता हूँ p + b/2 - h/2। बोलोगे जी सर। h/2 को r लिख सकता हूँ। बोलोगे जी सर। r इधर आया तो r + r, 2 इधर आया तो 2 × r + r बराबर p + b होता है। ये इन सेंटर में पढ़ा रखा हूं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 2r इंटू ये 2r होगा, इसे h लिख दिया बराबर p + b, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये भी इन सेंटर में पढ़ा रखा हूं। तो r² + 2r जो आता है ट्रायंगल का एरिया आता है, ये आपको इन सेंटर में पढ़ा रखा हूं, ये आपको इन सेंटर में पढ़ा रखा हूं। अगली बात समझना, मैं एक और चीज जो आपको सिखाऊंगा उस चीज को समझना। आपको इन सेंटर में एक और बात पढ़ाया था कि जो r होता है वो s - h होता है। कैसे होता है, तो सिंपली सिखाया भी था कि मेरा p/2 + b/2, एक बार अपने मन से h/2 जोड़ दो, एक बार अपने मन से h/2 हटा दो। क्योंकि ये क्या था, जो मेरा रेडियस होता है वो p/2 + b/2 - h/2 होता है। मैंने एक -h/2 था, मैंने एक बार और -h/2 हटा दिया और बैलेंस करने के लिए एक बार h/2 जोड़ दिया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेमी पेरीमीटर और इसे लिख सकता हूँ h। तो मेरा r जो हो जाएगा s - h हो जाएगा। बोलोगे एकदम सही बात है सर, r आपका s - h हो जाएगा। अगर इस r में अपने मन से दोनों तरफ s से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पता है कि जो मेरा एरिया होता है वो r × s होता है। जो मेरा एरिया होता है वो r × s होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल का एरिया है वो s × s - h लिखा जा सकता है। और इस h को मैं 2r भी लिख सकता हूं, 2 ऑफ सर्कम रेडियस। अगर मुझे सेमी पेरीमीटर पता हो और 2 सर्कम रेडियस पता हो तो मैं इजीली बोल दूंगा कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो s × s - 2r होगा, s × s - 2r होगा। क्या आपको इस बात से समस्या है? बोलोगे नहीं है, तो याद रख लेना नहीं है तो। अगली चीज, कभी कभी एक सवाल पूछ देता है कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओ। सॉरी, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ जनरल ट्रायंगल तो होता है कि d का स्क्वायर बराबर होता है r² - 2rr के। d बराबर होता है √r² - 2rr। अब एक बात बताऊं, अब ये कोई एक ऐसा ट्रायंगल होगा लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जहां पे दोनों सेंटर सेम जगह लाई करेंगे। जैसे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया तो यही मेरा ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है, सब यही है। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस को 0 एज्यूम किया, तो ये बोला कि r² - 2rr बराबर 0 है। तो r² बराबर है
2r, r से r खत्म, तो r बटे r 2:1 है। यहां से भी ये बात आप प्रूफ कर लेते हो कि r/r 2:1 है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है हमें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या मिलेगा? आगे अब क्वेश्चंस मिल गए, तो आपको करना क्या है, पॉज करना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। 20-25 सवाल है, जिसमें कुछ लेटेस्ट सवाल भी है, सारे इजी सवाल है। मैं रुकूंगा किसी सवाल पर नहीं, मैं कराते चला जाऊंगा, आपको उस पेज को पकड़ के करते चले जाना है। ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle with center O such that ACB बराबर 115 डिग्री। मैंने ट्रायंगल ABC फॉर्म कर दिया और हमसे बोला है कि ACB 115 है, ACB 115 है। बढ़िया सवाल है, पहले सवाल है। O is joined to A, O is joined to A। बढ़िया सवाल है, पहला सवाल। What is the measure of OAB? कोई बताए OAB का मेजर क्या होगा? समझ में कुछ आ रहा है? कुछ भी, थोड़ा भी, हल्का फुल्का भी नहीं समझ में आ रहा है? अब एक चीज सिखाता हूं। अब ये जो ट्रायंगल है ना, आप ध्यान से देखो, ये सर अधिक कोण त्रिभुज है। आपका ये एंगल ACB अधिक कोण है, ऐसे आप फॉर्म ही नहीं कर सकते। आपको सर्कम सर्कल बोला है तो सर्कम सेंटर बोला है तो सर्कल बनाओ। सर्कल बनाओगे तो क्या 115 डिग्री यहां बनेगा? उस केस में तो हमेशा सेंटर बाहर रहता है, हमेशा सेंटर बाहर रहता है। तो ये फोटो ही गलत है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये बोला है अपने मन से 115 डिग्री है एक एंगल। तो मेरा जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सेंटर उसका बाहर रहेगा, सेंटर उसका बाहर रहेगा, सेंटर ये रहे। अब ये मेरा A है, ये B है, ये C है। अब मुझे AOB बताना है, अब मुझे AOB बताना है। अब ये सही फिगर है, अब ये सही फिगर है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे AOB बताना है तो कैसे बताऊंगा? मैं ये बोल दूंगा ये मेरा 115 है तो इसका 2 गुना ये 230 होगा। अगर ये 230 होगा तो पूरा 360 होता है, तो ये बचा हुआ 130 होगा। मुझे बताना क्या था? OAB। सर ये OAB बताना था। अगर ये मेरा 130 हो गया, ये मेरा रेडियस ऑफ सर्कल बराबर होगा, बराबर होगा। तो ये इस दोनों का सम मिलके 180 होना चाहिए। तो 130 में 50 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। तो 25 + 25, 130 + 25 + 25 जो होगा वो सही उत्तर होगा। OAB जो होगा 25 होगा और ये सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो, इस सवाल को ट्राई करो। ABC on a circle with a center O such that BOC 84 है, AC is produced to point D। मैं बोला कि ABC किसी सर्कल पर है, फोटो बना दे, चलो फोटो बना दे। ABC बोला है कि BOC 84 है। जैसे मुझे BOC 84 बोलता है, मैं अपने दिमाग को बोल दूंगा इसका आधा यहां 42 होगा। अगली बात बोला है कि इफ AC इज प्रोड्यूस्ड, AC को जब प्रोड्यूस किया गया टू अ पॉइंट D तक किया गया, सच दैट BDC बराबर 40 हो गया। BDC अगर मैं इस B से इसको मिला दूं तो BDC 40 हो गया। ठीक ठीक है। अब हमसे बोला है कि ABD का मेजर बताए, ABD का। तो ये मेरा 42 है, ये मेरा 40 है, दोनों मिलकर 82 हो गया। ये तीसरा ऐसा एंगल होगा कि मेरा ABD ट्रायंगल का सब 180 बना ले। तो 42 + 40 82 हो गया, तो ये 98 होगा, ये 98 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। If L is the circumcenter of triangle XYZ, angle X is 40 degree, then the value of YZ है। XYZ एंगल X 40 डिग्री है,
देन द वैल्यू ऑफ वाई जेड एल। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊं क्या, तगड़ा सा सिखाऊं? आ जाओ सिखा देता हूँ। अगर वो सिखा दूंगा तो और आप तेज कर पाओगे, बोलोगे 50 होगा। चलो सिखा देता हूँ। अगर मैं बोला कि ये मेरा सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल बना है, ये मेरा थीटा है, तो सेंटर पे 2 थीटा बनाएगा। ये बात अभी तक आपने सीख रखा है, इतना में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक आपको चीजें आती होगी। तो आप यहां पे वही कर दोगे कि 40 है तो 40 दूना 80 हो जाएगा, पर ये दोनों बराबर है तो इसका और इसका सम मिलके 100 होना चाहिए, तो 50 + 50 इस तरीके से सॉल्व कर लो। अब एक छोटी सी चीज सिखाता हूं। अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों 180 - 2 थीटा होना चाहिए सम। इस दोनों का सम 180 - 2 थीटा होना चाहिए, तो ये मेरा 90 - थीटा हो जाए, और ये भी मेरा 90 - थीटा हो जाएगा। अब मुझे यहां से एक छोटी सी चीज समझ में आती है कि इस एंगल को और इस एंगल अगर जोड़ोगे तो ये 90 मिलता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इस एंगल को इस एंगल के साथ जोड़ोगे तो 90 मिलता है। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ये एंगल दिया है 40, तो मैं बोलूंगा इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो 90 मिलेगा, तो ये 50 होगा, या फिर इसके साथ जोड़ूंगा तो 90 मिलेगा, तो 40 में 50 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो फिर इस सवाल को सॉल्व करो। O and I इज द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। EOF 124 है, तो EIF क्या होगा? अब आपको फोटो बनाने का नहीं सोचो। EOF 124 है, हो जाएगा DEF 62, 90 + 31, 9 3 12 121। टाइम बर्बाद नहीं करो। ये मैं सोचो सर्कम सेंटर कहाँ बना है, इन सेंटर कहाँ बना है, हमने सॉल्व करना है, हमने आंसर से मतलब है। सिखाता हूं मैं। अगर मैं बोल दूं मेरा ये DEF ट्रायंगल है और मुझसे बोला है कि O एंड I इज द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, मुझे बोला EOF मेरा 124 है, ये 124 है, तो मैं बोल दूंगा ये मेरा 62 होगा, ये मेरा 62 होगा। क्या इस बात से किसी को तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, दर्द है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये 124 ही तो इसका आधा 62 होगा। कहीं पे भी आई हो सकता है, हमें नहीं फर्क पड़ता, कहीं पे भी इन सेंटर ले लो। इन सेंटर चाहे कहीं हो, ये होता तो 90 + θ/2 ही है, तो 90 + 62/2, 90 + 31, 121 होगा। इस सवाल को करिए। सवाल को पढ़ के रुक के सॉल्व करने की कोशिश किया करो। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR हुज P = 56 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ OQR एंड ORQ इंटरसेक्ट एट M, देन QMR क्या होगा? 56 दूना 112, 90 + 56, 9 5 14, 146। मजा आया? ऐसे तेजी से सॉल्व कर पाते हो आप लोग? मैं ऐसे पेपर सॉल्व करता था। आओ मैं सिखाता हूं, धीरे धीरे आप भी सीख जाओ। ट्रायंगल PQR बन गया। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा खुद से वो बोला है कि O सर्कम सेंटर है, खुद हमने बोला O सर्कम सेंटर है, बोला कि PQR 56 है, सॉरी P 56 डिग्री, मैं इतना पढ़ते बोल दूंगा QOR की वैल्यू क्या होगी? 56 दूना 112। क्या इस बात से आपत्ति है? हो ही नहीं सकती है। अब मुझसे बोला है कि OQR का बाइसेक्टर, ORQ का बाइसेक्टर। अब ये क्या है कि OQR ट्रायंगल के लिए ये मेरा इन सेंटर है। इन सेंटर की वैल्यू क्या होती है? 90 + θ/2, तो 90 + 112/2, 90 + 56, 9 5 14, 146, 9 5 14, 146। इस सॉल्व करो। इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB एंड C इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल PQR रेस्पेक्टिवली। देखो इजी सवाल है। कोई मेरा सर्कम सर्कल है जिसमें ट्रायंगल है ABC, और इस तीनों का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो सर्कल को PQR पे टच करते हैं, PQR पे टच करते हैं। A बराबर है 36, A बराबर है 36, और बोला है BQR बराबर है 20 के, BQR बराबर है 20 के, BQR, R इधर है, R ऐसे मिला देता हूं, ये 20 डिग्री के बराबर है।
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी आर क्यू क्या होगा, सी आर क्यू, ये एंगल क्या होगा। देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कट पॉइंट है। इट मीन्स वो क्या होगा, इन सेंटर होगा। इन सेंटर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस 36/2, 9 2 11, 118 डिग्री, 9 2 11, 118 डिग्री। अब मेरा अगर इस पर्टिकुलर आर्क से इसके सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 20 है, तो यहां पे भी 20 बनेगा। बोलेंगे जी सर, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि सर्कल के पहले क्लास में पढ़ाया जाता है, कि आर्क से बना एंगल, अगर आर्क से बना एंगल सरकमफ्रेंस पर ये बनाया गया तो सबके सबका वैल्यू सेम होगा। अगर मैं बोलूं तो ये भी मेरा थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर मैं इसी आर्क से सब ड्रॉ किया, तो मैं इस आर्क से ड्रॉ किया हूं तो ये भी 20, तो ये भी 20 होगा। अभी 118, ये 20, तो कितना हो गया 138, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 42 डिग्री। 42 होगा या 52 होगा, अच्छा एक गलती कर दिया हूँ, 90 प्लस 18 108 होगा, तो 108 प्लस 20 128 होगा, तो ये मेरा 52 होगा, ये मेरा 52 होगा। अब मैं आपको एक अगली चीज सिखाता हूं। मुझसे पूछा गया है कि सी आर क्यू का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं सी क्यू आर्क को देखूं, सी क्यू आर्क से यहां पे बना एंगल क्या है 52, तो इसी सी क्यू आर्क से यहां पे बना एंगल क्या होगा 52, तो एंगल आर की वैल्यू क्या होगी 52 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू क्या होगी 52 डिग्री। क्या आपको इस बात से कंफ्यूजन है, हो ही नहीं सकता सर। आगे बढ़ो, इस ट्रायंगल, इस सवाल को सॉल्व करो। बोला इन द गिवन फिगर OX, OY एंड OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स। अगर ये OX, OY और OZ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये अपने अपने साइड को बराबर भाग में बांटे हैं। बोला है कि QPR 65 है, ये 65 है। बोला है PQR 60 है, ये 60 है। हमसे बोला है QOR प्लस POR का वैल्यू होता है। इजी है, इतना बोल सकता हूं, अगर ये मेरा 65 है तो इसका 2 गुना ये 130 होगा, और ये मेरा 60 है तो इसका 2 गुना ये 120 होगा। दोनों को जोड़ना है तो 130 प्लस 120 250 होगा, 130 प्लस 120 250 होगा। आपत्ति हो ही नहीं सकता। इस सवाल को करिए। इन द गिवन फिगर इफ OQP 30 है, ORP 20 है, अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये और ये बराबर है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। कैसे सर, क्योंकि सरकम रेडियस हो गए तीनों के तीनों। अगर ये 30 और 20 50 है, और मुझसे पूछा है QOR क्या होगा, 50 का 2 गुना 100, 100 विल बी द सही उत्तर ऑफ सवाल। क्या आपको कोई आपत्ति है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है? नहीं सर। बोला है कि एक सवाल है जिसमें आई एंड ओ आर द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, आई यहां पे होना चाहिए, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर बोला है, तो ट्रायंगल ABC में थीटा का वैल्यू क्या होगा, इजीली कर लोगे। बस इतना समझ लो कि ये ऐसा ट्रायंगल है जो कि अधिक कोण त्रिभुज है, और ऐसे केसेस में ये खुद ही से बना दिया है बाहरी सरकम सेंटर, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे भैया, अगर ये मेरा 4 थीटा है तो मुझे पता है कि सरकम सेंटर में बना एंगल का आधा होता है सरकमफ्रेंस में बना एंगल, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा अगर ये 4 थीटा है तो। अब मुझे अगली चीज पता है कि जो इन सेंटर पे बना एंगल होता है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, तो जो मेरा 4 थीटा का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 90 प्लस 2 थीटा बाई 2, तो 2 से 2 गया थीटा, तो थीटा इधर कर दो, 4 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/3 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30। क्लियर है, क्लियर है। इस सवाल करो।
सवाल क्या है, इन पी क्यू आर आई एंड सी आर रिस्पेक्टिवली इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में आई और सी इन सेंटर और सरकम सेंटर है ट्रायंगल के। द लाइन पी आई इज एक्सटेंडेड, लाइन पी आई को एक्सटेंड किया गया। मान लेते ये पॉइंट आई है, पी आई को सी को मान लेते सी का पॉइंट ये है। पी आई इज एक्सटेंडेड विच इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल एट पॉइंट डी। क्यू सी डी बराबर एक्स है, क्यू सी डी एक्स है, ठीक है। आगे बोला है पी क्यू आर वाई है, पी क्यू आर वाई है, क्यू सी डी एक्स छोड़ देते हैं, फोटो पी क्यू आर वाई बनाते हैं। क्या बोला, पी क्यू आर वाई है। अगर पी क्यू आर वाई है और मैं इससे इसको मैच करा दूं तो ये y by 2 आधा हो जाएगा, क्योंकि इन सेंटर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। बोलोगे एकदम हो जाएगा सर। और देखो ध्यान से, जब मुझसे क्यू सी डी, अच्छा क्यू सी डी बोला है, अगर मुझसे देखो दूसरे फ्लोर्स बना रहा हूं, क्यू सी डी मान लो सी पॉइंट था, एक्स बोला है, बोलूंगा कि सरकम सेंटर पे बना एंगल एक्स है, तो सरकम फ्रेंस पे बना एंगल इसी आर्क से आधा होगा, मतलब ये एंगल x/2 होगा। क्या ये बात आपको बोलने में दिक्कत हो रही है? ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। इस आर्क से सरकम सेंटर पे बना एंगल x है, तो इसी आर्क से सरकम फ्रेंस पे बना एंगल x/2 होगा। बोलोगे एकदम सही बात है, समझ में आ गया। अगला क्यू आई डी जेड है, क्यू आई डी ये वैल्यू जेड है। अब मैं आपको एक बात सिखाऊं, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, पिंकी लाइन पे फोकस करना है। आ जाओ, अगर मैं बोलूं ये पी आई क्यू ट्रायंगल को आप देख रहे हो, तो इसके दो इंटीरियर एंगल x/2 और y/2 है। बोलोगे जी सर, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो x/2 प्लस y/2 बराबर जेड हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आई, 2z की वैल्यू आ गई x प्लस वाई। यहां पर क्या है, 7x प्लस 7y अपॉन 2z का वैल्यू निकालना है। फाइंड द 7x प्लस 7y अपॉन 2z की वैल्यू। मैं 7 कॉमन किया तो मुझे इतना पता चला कि x प्लस वाई जो है वो 2z के बराबर है, तो इससे ये कट गया, मतलब जो वैल्यू आ गया वो 7 आ गया, जो वैल्यू आ गया वो 7 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? बोलोगे जी सर समझ में आ गया। अब आप सॉल्व करो। M is the circumcenter of triangle ABC with circumradius 15 cm. Let BC बराबर 24 and ML is perpendicular to BC. M जो है सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का, जहां पे सर्कम रेडियस 15 दिया हुआ है। चलो फोटो बनाओ। मान लिए कि ये सर्कल है और इसमें ये ट्रायंगल ABC है। M जो है इसका सेंटर है, M जो है इसका सेंटर है। M इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कम रेडियस बराबर 15 है, मान लेते हैं सर्कम रेडियस है तो 15 हो गया। लेंथ ऑफ BC 24 है। अगर मैं BC का लेंथ 24 है तो सेंटर से इसको मैच करा दूं तो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये 15 ये 12 तो 9 हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, अगर ML इज परपेंडिकुलर टू BC, ML जो है परपेंडिकुलर है BC का, तो लेंथ ऑफ ML क्या है? तो लेंथ ऑफ ML 9 है, लेंथ ऑफ ML 9 है। कोई समस्या? सर समस्या तो हो ही नहीं सकता। चलो फिर इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 10.5 एंड 14.5, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। 14.5 का आधा कर दो 7.25। आपको क्या सिखाया गया है, अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो आपका लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस आता है वो h/2 आता है। हमने इस डेटा को देखते बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे बता दिया सर? देखो, कभी बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि 20, 21, 29 ईजा ट्रिपलेट। जी सर, इसने 20 को आधा, 21 को आधा और 29 को आधा करके बोला था कि इसका सर्कम रेडियस बताओ। अब मैं देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, मतलब जो सर्कम रेडियस होगा वो 14.5 का आधा
इट मीन्स 7.25 होगा। अब आप इतना तेज देख पाओगे तो ही इतना तेज कर पाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे एग्जाम में और सोचोगे क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं, जल्दी बन जाए, घबराओगे। क्लियर? क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10। देखो आप फॉर्मूला लगा दोगे तो बेहतर है, आर स्क्वायर माइनस 2RR पढ़ाया था ना, देख लो, आर स्क्वायर माइनस 2RR, आर स्क्वायर माइनस 2RR बेस्ट चीज है, इसको लगा दो। बेसिक से करोगे टाइम लग जाएगा, बेसिक से करोगे प्रूफ करके बहुत टाइम लग जाएगा। आपको डिस्टेंस पूछे तो सीधे सीधे आर स्क्वायर माइनस 2R, आर का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर है। अब मुझसे बोला है जो ट्रायंगल है वो 6, 8, 10 है। अब 6, 8, 10 पढ़ते मैं बोल दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो मेरा सर्कम रेडियस की वैल्यू आएगी वो 10/2 आएगी, 5, और जो मेरी इन रेडियस की वैल्यू आएगी वो p प्लस बी माइनस h/2, तो p प्लस बी माइनस h/2, 6, 8, 14 माइनस 10/4/2, तो ये 2 हो जाएगा। तो मेरा जो r छोटी r की वैल्यू आई वो 2 आई। अब मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 5 20, 25 माइनस 20, 5 जो होगा अंडर रूट ऑफ 5 जो होगा सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है, धुआं धुआं कर देंगे। इस सवाल करो। ये सवाल मैं 2021 मेंस के टाइम पे बनाया था खुद से और उसी टाइम कराया था, और सेम सवाल CHSL 2023 में बस डेटा बदल के आया है। देखो इस सवाल को पढ़ लिए। इफ द स्क्वायर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 16 स्क्वायर यूनिट एंड द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज 25 पाई, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स मीडियन। अब देखो, if the square of the product of the 3 sides of a triangle is 1024 and the area of a circumcircle is 16 pi, what is the area of the given triangle? यहाँ पे सीधे एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल पूछ लिया था। मैंने एक और लाइन ऐड किया था कि अगर उसके मीडियन से ट्रायंगल बनाया जाए तो क्या एरिया होगा। बढ़िया लगा देख के, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे मिला, तो मैं 2021 मेंस के टाइम पे ये सवाल बनाया था और ये आपको 2023 में दिख गया, एकदम सेम सवाल एज इट इज दिख गया, डेटा बदल के। करो इसको। इफ द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1600, मतलब मेरा अगर ये ट्रायंगल ABC है और इसके साइड्स ABC है तो इसके प्रोडक्ट के स्क्वायर, तो ABC के स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1600 दिया है। मतलब मैं बोल दूंगा कि A इंटू B इंटू C का वैल्यू क्या है? 40। क्या कोई समस्या है? बोलोगे नहीं। एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, जो इसका सर्कम सर्कल है, जो इसका सर्कम सर्कल है, मान लो यहां पे कट कर रहा है, जो इसका सर्कम सर्कल है उसका एरिया 25 पाई दिया है। आपको पता है किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 25 पाई दिया, तो पाई से पाई खत्म, इसकी आर के आ गई 5। अब आपको पता है किसी भी सर्कल का सर्कम रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल का सर्कम रेडियस क्या होता है? सर सर्कम रेडियस होता है ABC अपॉन 4 डेल। अब ABC की वैल्यू 40 है, ये 4, ये डेल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और R की वैल्यू आपने 5 निकाला है, तो 5 8 40, 4 2 8, या डेल यहां गया तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिलके आया वो 2 स्क्वायर यूनिट है। लेकिन मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है? नहीं, मुझे पूछा है कि अगर इस ट्रायंगल के मीडियन से मैं ट्रायंगल बनाऊं तो उसका एरिया क्या होगा। आपको सेंट्रॉयड में यह बात पढ़ाया जा चुका है कि जो ट्रायंगल के मीडियन से ट्रायंगल बनता है, जो ट्रायंगल के मीडियन से ट्रायंगल बनता है उसको हम लोग सीधा बोलते हैं, लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई इट्स मीडियन। आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई इट्स मीडियन का वैल्यू क्या होगा, तो आप इधर लाओगे तो 3/4 ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, तो 2 के 3/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई इट्स मीडियन का वैल्यू क्या होगा? 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 2 का 3/4 कर दो, 2 दूना 4, तो 3/2 1.5 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। 1.5 जो होगा सही उत्तर होगा
इस सवाल का। क्लियर? यस सर क्लियर। इस सवाल को बोला द सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। खुद से करो। बोला है कि सर्कम रेडियस 25 है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस 50 होगा। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, सिर्फ दो ही ऑप्शन थे जिसके हाइपोटेनस 50 थे। अगला बोला है कि जो इसका इन रेडियस है वो 6 है। चेक कर लो किसके केस में इन रेडियस 6 आ रहा है। इन रेडियस का वैल्यू क्या होता है? p प्लस बी माइनस एच बाई 2, 16 प्लस 44 60 माइनस 50 बटे 2, ये 5 आ गया, मतलब ऑप्शन 1 खत्म। तो 14 प्लस 48 62 माइनस 50 बटे 2 12 बटे 2 6 आएगा, ये सही होगा। क्लियर है जी सर। आ जाओ, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने पेपर में, उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, ये सब सवाल मैं और तेज सॉल्व करूंगा, तो बेहतर है कि आप पॉज करके ट्राई करो। इन द गिवन फिगर जी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एजीबी 132 है, एजीबी 132 है, तो एसीबी बताए। 132 का आधा कितना होगा भैया? 66। 132 का आधा कितना होगा? 66। इस सवाल को करो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल which circumscribes the triangle ABC whose sides are 16 30 34। 16 30 34 देखते मेरे दिमाग में खटक गया। 8 15 17, 8 का 2 गुना, 15 का 2 गुना, 17 का 2 गुना, 8 15 17 इज राइट एंगल ट्रायंगल। बोलोगे जी सर। और राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा, तो 34 का आधा जो सर्कम रेडियस होगा वो 17। आगे बढ़ो। बोला है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस होना चाहिए ना, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मेरा ट्रायंगल का साइड 12 है तो उसका सर्कम रेडियस का वैल्यू क्या होगा? आपको पढ़ाया गया है कि अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सर्कम रेडियस का वैल्यू होता है a अपॉन रूट 3। तो 12 अपॉन रूट 3, रूट 3 से काटोगे 3 चौके 12, 4 रूट 3 विल बी द सही उत्तर। 4 रूट 3 विल बी द सही उत्तर। कोई समस्या हो ही नहीं सकता। The side of an equilateral triangle is now, what is the radius of the circle circumscribing the equilateral triangle? 9 बटे रूट 3, 9 बटे रूट 3 करोगे 3 तिया 9, 9 बटे रूट 3। क्लियर है? क्लियर है। The side of an equilateral triangle is 36, what is the radius of the circle circumscribing? 36 बटे रूट 3, 12 रूट 3 हो जाएगा आंसर। The length of a three sides of a triangle are respectively 48 55 and 73। What is the length of the median joining the midpoint of the longest side of its opposite vertex? अब वो क्या बताया था? जो मीडियन होता है शॉर्टेस्ट वाला, जो लॉन्गेस्ट साइड और 90 डिग्री को मैच करता है, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो सेम होता है। फिर से दिखाऊं? आओ। जो आपका ये लॉन्गेस्ट साइड पर मीडियन होता है 90 से, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो सेम होता है। ठीक ठीक है। अब देखो आप अगली चीज, यहां पे वही पूछा है, और एक चीज यहां पे हिंट दे दिया है। हिंट क्या दे दिया है? कि जो ट्रायंगल है उसका साइड 48 55 73 है। जो ट्रायंगल है उसका साइड 48 55 73 है, और 48 55 73 इज अ ट्रिपलेट, और इससे बनने वाला ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इट मीन जो उसका लेंथ होगा वो क्या होगा? मीडियन का लेंथ 73 बटे 2, तो 36.5। 36.5। इस सॉल्व करो। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12। लो भैया खुद करो। ये तो सवाल आई थिंक कराया था ना ऊपर, 4 रूट 3 आया था। सेम ही सवाल एग्जाम में भी रिपीट करते हैं। बोला है कि यहां पे 61 होना है, यहां पे 61 होना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है, सर्कम से सर्कल इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, माफ करना, माफ करना, मेरी गलती है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11 60 एंड 61। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल? यहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि सर्कम रेडियस बताओ। वही बोलोगे 61 का आधा हो जाएगा 31.5। 11 60 63 कोई ट्रिपलेट होता है क्या? होता ही नहीं है। 11 60 63 तो कोई ट्रिपलेट ही नहीं होता है। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 63 का आधा अगर 31.5 दिया तो गलत है, ये गलत है। 11 60 63 कोई ट्रिपलेट ही नहीं होता है। 11 60 61 होता है, और 61 के आधा 30.5 आपको ऑप्शन में रहना चाहिए था। इस सवाल को मैं ना
चेक करने के लिए रखूंगा। ये सवाल मुझे रॉन्ग लग रहा है। अगर ये 116061 होगा तो 30.5 उसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी। 116061 होगा तो 30.5 होगा। 116063 होगा तो गलत है, नहीं होगा, क्योंकि आपका 116061 एक ट्रिपलेट है और उसका ट्रिपलेट 61 का आधा होता है परिवृत्त की त्रिज्या। इस सवाल को आप खुद करना। अभी अभी इस टाइप का एक सवाल कराया ना ऊपर, कैसे कर दोगे? आपका a इंटू बी इंटू सी, इसका स्क्वायर रूट 32 हो जाएगा और सर्कल का रेडियस 4 हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 चौके 16 दूना 32, 2 आ जाएगा उत्तर। करा दूं? अगर मैं बोलूं कि मेरा आर बराबर क्या होता है, वो होता है ए बी सी अपॉन 4 और मुझे बोला है कि a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर 1024 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 32। और मेरा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 16, तो पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर का वैल्यू 4 आ जाएगा और ये 4 और डेल हो गया, तो 4 चौके 16 दूना 32, तो डेल की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये आपका सीजीएल 2023 का आखिरी सवाल। ये सवाल अच्छा सवाल था, काफी लोग इसे करने में दिक्कत हुई थी। इसे मैं बेसिक से करा देता हूं, वैसे आप बेसिक से नहीं भी करोगे तो आप एक और तरीका से कर सकते हो। मैं जैसे ही सवाल देखा था, बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 780, प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13, व्हाट इज द पेरीमीटर? कैसे करोगे बताओ? बताओ, कुछ सोच पा रहे हो? कुछ भी सोच पा रहे हो? थोड़ा सा भी, कहीं से भी? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अभी कहा था मुझे गलत लग रहा है सवाल। आओ फिर भी करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा। आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 780। मेरा आर का वैल्यू क्या होता है? ये होता है सर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल और मेरी आर की वैल्यू क्या होती है? डेल अपॉन एस। यही होता है ना, बोला है। मुझे a इंटू बी इंटू सी 780 दिया हुआ है और मुझे r इंटू आर 13 दिया हुआ है, तो मैंने r इंटू आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r इंटू आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल इंटू डेल अपॉन एस। डेल से डेल खत्म, r इंटू आर क्या है बोलोगे सर? 13। ए बी सी क्या है बोलोगे सर? 780 और अपॉन एस है 4 एस है। 13 से काटा 13 छके 78, 4 से काटा 15, बाद में खत्म। एस की वैल्यू आ गई 15, सेमी पेरीमीटर मेरा 15 आ गया। अब मेरा सेमी पेरीमीटर 15 आ गया, तो यहां से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा और आर भी निकाल लूंगा, सब निकाल लूंगा बारी बारी से, धीरे धीरे करके। मुझे पेरीमीटर ही तो बताना था। एस 15 आ गया तो पेरीमीटर हो जाएगा 15 दूना 30। लो भैया खत्म। फाइंड पेरीमीटर, ये तो इजी सवाल था। फाइंड पेरीमीटर, मेरा पेरीमीटर हो जाएगा एस का 2 गुना, एस सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर 30 हो जाएगा। क्लियर है बोलोगे? जी सर, बढ़िया सवाल था। आपको इसका भी जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका भी जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस दोनों का प्रोडक्ट दिया था और एबीसी दिया था, तो डेल डेल कट गया, एस की वैल्यू निकल के आ गई। वैसे मैंने इसको एक चीज देख लिया था, मैं आपको बताऊं, तभी तो मैं रुक गया था कि 5, 12, 13 के ट्रायंगल से ये सवाल बनाया गया है। आप देख पाओगे कि नहीं पता नहीं, आप देखो ऐसे 5, 12, 13 देखोगे कैसे? 5 इंटू 12 इंटू 13, 12 5 60 गुना 13, 13 छक्के 78, 780 आ गया। हाँ सर, अगर मैं बोलूं मेरा सर्कम रेडियस क्या आ जाएगा? 13/2 और मेरा इन रेडियस क्या आ जाएगा? 12 5 17 में से 13 गया, 4/2 2। अब इसका प्रोडक्ट भी करोगे तो 13 आ जाएगा। तो मैं ये इसे देख के थोड़ी देर ऐसे देख रहा था ना, उस टाइम पे मैं पहचान लिया था, लेकिन मैं पहले बार में ये बता देता तो लोगों को लगता रट के आया हूं। मेरे दिमाग में पहली बार में यही आया, दूसरी बार में मैंने फिर सोचा इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से ऐसे करेंगे। क्लियर है? तो आपका सरकम सेंटर यहीं पे खत्म हुआ। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।